आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम क्लास 12th का टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा रहे हैं। ये एनसीईआरटी में केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट में ये चैप्टर है। तो हमने कल इस एनसीईआरटी से हमने डबल साल्ट कॉम्प्लेक्स साल्ट पढ़ा था और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए थे। तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे, लिगेंड्स। आज हमारा टॉपिक क्या है, लिगेंड्स। देखिए कल हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा बता देता हूँ। कल हमने पढ़ा था क्या, हमने वो बनाया था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया था। ये क्या था, कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन बनाया था। ये जो ब्रैकेट बना है ये हमारा था कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये एम क्या था, सेंट्रल मेटल एटम। एल क्या था, लिगेंड। एक्स क्या था, नंबर ऑफ लिगेंड। ठीक, तो हमने कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही बनाए थे। उसमें तो आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स एनायन कौन है, कॉम्प्लेक्स कटायन कौन है। ठीक, तो और न्यूट्रल लिगेंड्स बताए थे ना। तो कल हमने बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर का बेस तैयार कर दिया था। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे, हम जैसा कि हमने कल ही मैं बता दिया था कि इसमें इस चैप्टर में लिगेंड का खेल है। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, लिगेंड्स। तो लिगेंड्स होता क्या है, देखिए लिगेंड्स होता क्या है। लिगेंड्स क्या होता है, स्पीसीज विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। देखिए ये जैसे हमने बनाया था, ये MLX ये बनाया था ना। तो ये क्या, ये लिगेंड क्या है, लिगेंड ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को। इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोन पेयर भी कह सकते हैं। कभी हम आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में या उससे 10th क्लास 9th क्लास में, तो आप लोग ये जानते होंगे कि लोन पेयर क्या होता है। दो इलेक्ट्रॉन एक साथ रहें तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर। अगर आप लोग इसको नहीं जानते तो मैं 11th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। अभी तो मैं 12th क्लास का टॉपिक शुरू किया हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक, तो लिगेंड क्या हो गया, लिगेंड वो हो गया स्पीसीज विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, आप लिगेंड जान गए क्या होता है, चलिए ठीक है, लिगेंड जान गए आप क्या होता है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, हम लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस में हम लिगेंड का क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें नेगेटिव चार्ज लिगेंड, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, ये सब आएंगे। ठीक, तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव चार्ज लिगेंड। नेगेटिव चार्ज लिगेंड जब भी इसका सफिक्स, जब किसी भी आयन को लिगेंड में लिखेंगे तो उसका नाम जो होगा, अगर उस लिगेंड में उसको लिखेंगे तो उसके नाम में जैसे एट है तो एटो हो जाएगा। ठीक, आइट है तो आइटो हो जाएगा, आइड है तो आइडो हो जाएगा। ठीक, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा कि अगर नेगेटिव चार्ज लिगेंड हमको लिखना है तो जो आयन लेंगे उसके रियल नाम में जैसे एट है तो नेगेटिव चार्ज अगर है तो लिगेंड में उसको क्या लिखेंगे, एटो। उसके आइट है तो आइटो, आइड है तो आइडो। ठीक, जैसे ये हो गया। O2 माइनस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्साइड। जब ये हम इसको लिगेंड में लिखेंगे तो ये क्या है, नेगेटिव चार्ज लिगेंड है। नेगेटिव चार्ज लिगेंड में क्या हो जाएगा, ये ऑक्साइड का ऑक्साइडो। ठीक, O2 माइनस 1 को सुपर ऑक्साइड को सुपर ऑक्साइडो। मैं ये नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, मैं इसको एक बार पढ़ रहा हूँ, आप लोग इसको एक बार ध्यान दीजिएगा। अगर आप कंपटीशन वाले हो, अगर आप नीट जेई की तैयारी कर रहे हो तो आप इसको नोट करके जहाँ सोचते हैं वहाँ पे चिपका लीजिएगा, फिर रोज पढ़िएगा तो आपको ये एकदम तैयार हो जाएगा। अगर आप 12th के होंगे तो आप भी लोग चिपका लीजिएगा, आप भी लोग रोज पढ़िएगा, आपको तैयार हो जाएगा, क्योंकि आप 12th के बाद नीट जेई देंगे ही कुछ ना कुछ। ठीक, तो अगर बोर्ड में तो इतना ज़्यादा नहीं है, बस अगर आप देखे रहेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि नेगेटिव चार्ज लिगेंड क्या होता है, उसका नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो देखिए O2 माइनस 1 को क्या हम लोग क्या पढ़ते हैं, सुपर ऑक्साइड। तो ये लिगेंड में आएगा तो क्या हो जाएगा, सुपर ऑक्साइडो। O2 माइनस को हम लोग क्या पढ़ते थे, पर ऑक्साइड, ये क्या हो जाएगा, पर ऑक्साइडो। OH माइनस को हम लोग हाइड्रोक्सिल पढ़ते थे, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सो। N3 माइनस नाइट्राइडो, N के ऊपर 3 माइनस है तो नाइट्राइडो। N3 माइनस 1 है तो क्या इसको कहेंगे हम लोग, एजाइड पढ़ते तो ये क्या हो जाएगा, एजाइडो। ठीक, NH2 माइनस 1 एमाइडो, NH2 माइनस 1 इमिडो। ठीक, अब देखिए S2 माइनस सल्फाइडो,
SO4 - 2 सल्फेटो। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से नेगेटिव चार्ज लिगेंड को याद कर लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज लिगेंड होता क्या है। ठीक, अब देखिए एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है। इसमें क्या होता है, लिगेंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट डोनर एटम आर नोन एज एम्बिडेंट लिगेंड। इसमें क्या होता है कि लिगेंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा उसमें बस डिफरेंट डोनर एटम हो जाएंगे। ठीक, जैसे ये हो गया CN-, इसको क्या कहते हैं, साइनो। देखिए हम लोग इसको साइनाइड कहते थे, तो ये नेगेटिव, तो ये साइनो हो गया या साइनाइडो हो जाएगा। तो देखिए इसको हम बनाते हैं। ठीक, इसको बनाते हैं। देखिए C≡N-, ये देखिए इसमें क्या हो सकता है, पहले ये C जो है ना, कार्बन जो है से मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम को, मेटल को लोन पेयर प्रोवाइड कर सकता है। अब देखिए दूसरी तरह बनाते हैं N≡C-। अब देखिए फिर N प्रोवाइड कर सकता है। ठीक, तो क्या हो गया, इन दोनों का देखो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, CN सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, बट डिफरेंट डोनर एटम आर नोन एज एम्बिडेंट लिगेंड। देखिए इसका पहले C डोनेट कर रहा है मेटल को, फिर क्या कर रहा है, फिर N नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है ना, तो एक पहले C डोनेट कर रहा है, फिर N, इसमें 2 डोनर एटम है, बस डिफरेंट है, तो वही क्या हो गया, एम्बिडेंट लिगेंड हो गया। ठीक, जैसे हो गया OCN-, ये क्या हो गया, साइनाइटो। NCO- क्या हो गया, आइसोसाइनाइटो। अब देखिए इसको भी एक बार हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए ये क्या हो गया, OC≡N। ठीक, यहाँ पे ये माइनस, ये चाहिए मतलब कि ऑक्सीजन पे माइनस से आ जाएगा। ठीक, ये माइनस है, तो ये देखिए ये डोनेट कर दिया ना, ऑक्सीजन मेटल को डोनेट कर दिया। अब देखिए जब ऑक्सीजन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर, तो इसको क्या कहेंगे हम, साइनाइटो। ठीक, अगर N डोनेट किया, देखिए NC≡1 N≡CO-। देखिए अगर N डोनेट किया, देखिए ये वाला है, अगर N डोनेट किया, ठीक, N डोनेट किया तो क्या बन जाएगा, ये आइसोसाइनाइटो। ठीक, तो इसमें देखिए इसमें भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, CNO, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट डिफरेंट डोनर एटम है, तो इनको हम क्या कहेंगे, एम्बिडेंट लिगेंड। ठीक, तो जैसे ये हो गया SCN-, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, थायोसाइनाइटो। जब S डोनेट करेगा, अगर N डोनेट किया तो क्या हो जाएगा, आइसोथायोसाइनाइटो और थायोसाइनाइटो N। ये NCERT में दिया है, NO2- नाइट्राइटो या नाइट्रो, ONO- या नाइट्राइटो या नाइट्रो। तो इसमें क्या होगा, ये देखिए इसमें इसको कैसे बनाएंगे, NCERT में बना है ये देखिए N डबल बॉन्डो, यहाँ पे माइनस ना, ये क्या किया, N पहले डोनेट किया मेटल को ना, N डोनेट किया, फिर इसमें क्या है, ऑक्सीजन डोनेट कर देगा। देखिए ऐसे ऐसे NCERT में बना है। ठीक, ये फिगर बना है, तो ये कि NO2-1, ये क्या होगा, नाइट्राइटो या नाइट्रो। अगर ये जब N डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, फिर जब ऑक्सीजन डोनेट करता है तो इसको क्या कहते हैं, नाइट्राइटो O। ठीक, नाइट्राइटो O ऐसे नाम लिखेंगे। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बस मैं समझा दिया हूँ एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज लिगेंड क्या होता है। अब आप जब इसको अपने बेड के पास चिपका के रोज पढ़ेंगे तो आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा ना। 12th वालों को इतना करने की जरूरत नहीं है, जो बोर्ड दे रहे हैं वो जान जाएंगे कि एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है, और मैंने बता ही दिया है जो जो NCERT में एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक, जो जो NCERT में एग्जाम्पल दिए हैं 12th वालों को उतना ही करना है, और नीट को उनको भी बस इतना ही करना है, क्योंकि NCERT के बाहर का क्वेश्चन नहीं आता। ठीक, ये थोड़ा मैं और ज़्यादा बता दिया हूँ, जैसे बाहर से पूछ ले तो आप उसको कर पाएँ। ठीक, आप इतना नोट करिए, अच्छे से नोट करिए और याद कर लीजिएगा। मैं आगे बताता हूँ पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। ठीक, देखिए अब हम लोग पॉजिटिव चार्ज लिगेंड पढ़ेंगे ना, नेगेटिव चार्ज लिगेंड तो पढ़ लिए, एम्बिडेंट लिगेंड पढ़ लिए, अब हम लोग पॉजिटिव चार्ज लिगेंड पढ़ेंगे। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड में क्या होता है, इसमें सफिक्स क्या होता है, IUM। ठीक, IUM। तो देखिए एग्जांपल NO+, NO+ को क्या कहेंगे,
नाइट्रोसाइलियम या नाइट्रोसोनियम। ठीक, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड रहे, अगर NO प्लस दिया हो तो उसको क्या कहेंगे, नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसाइलियम। ठीक, देखिए NO2 प्लस को क्या कहेंगे, नाइट्रोनियम। ठीक, O2 प्लस को क्या कहेंगे, ऑक्सीजेनियम, अगर ये पॉजिटिव चार्ज लिगेंड है ये सब। N2H5 प्लस क्या कहेंगे इसको, हाइड्राजीनियम। ठीक, हाइड्राजीनियम। अब देखिए न्यूट्रल लिगेंड्स आप लोग याद कर लीजिए, इसमें क्या होता है, नो सफिक्स, NO नहीं है, नो सफिक्स, इसका मतलब है कोई सफिक्स नहीं है इसमें। ठीक, अब देखिए H2O को जब कोई सफिक्स नहीं होगा, H2 को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वा। जैसे कि एक्वा सोल्यूशन नहीं होता कि वाटर में किसी चीज को मिला देते तो उसका सोल्यूशन एक्वास हो जाता है, तो H2 क्या कहते हैं, एक्वा। NH3 को क्या कहते हैं, एमाइन। CO को क्या कहते हैं, कार्बोमाइल। CS को क्या कहते हैं, थायोकार्बोमाइल। NO को क्या कहते हैं, नाइट्रोसिल। N2H4 क्या कहते हैं, हाइड्राजीन। देखिए ये यूरिया है, NH2C11O, NH2 जिसको यूरिया ना आता हो ये यूरिया की याद कर लेगा। देखिए मैंने जितना आपको नेगेटिव चार्ज, एम्बिडेंट लिगेंड, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड ये सब बताया हूँ, आपको याद होना चाहिए कि कौन सा नेगेटिव लिगेंड है, कौन सा न्यूट्रल है, आपको सभी का चार्ज याद होना चाहिए और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। मैंने इसका मेथड भी बताया याद करने का कि जहाँ सोते हैं वहाँ चिपका लीजिएगा। ठीक, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जितना NCERT में है आप लोग ढूंढ लीजिएगा, NCERT पढ़ेंगे मेरे पढ़ाने के बाद, तो जितना NCERT में है उसको याद कर लीजिएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आइए अब पढ़ते हैं लिगेंड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। आप लोग सोच रहे होंगे डेंटिसिटी क्या होता है। डेंटिसिटी होता है जितना लिगेंड, जितना लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है उसी को क्या कहते हैं, डेंटिसिटी। अब देखिए मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड आप लोग मोनोडेंटेट लिगेंड NCERT में यूनिडेंटेट लिगेंड लिखा है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब होता क्या है। तो जो लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल एटम को केवल 1 इलेक्ट्रॉन पेयर या 1 लोन पेयर डोनेट करता है, वो क्या कहलाता है, यूनिडेंटेट लिगेंड। देखिए इसमें क्या लिखा है, दोज लिगेंड विच कैन डोनेट ओनली 1 लोन पेयर एट अ टाइम इन द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल आपने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छी तरीके से 11th में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको जब 11th का केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो उसमें वैकेंट ऑर्बिटल बता दूंगा। ठीक, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक, ये मोनोडेंटेट लिगेंड हो गया। मोनोडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल क्या हो गया, जो हमने अभी पढ़ा, नेगेटिव चार्ज लिगेंड या पॉजिटिव चार्ज या न्यूट्रल लिगेंड, वो सब क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड्स। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे बाइडेंटेट लिगेंड्स। बाइडेंटेट लिगेंड्स। ठीक, बाइडेंटेट लिगेंड्स में क्या है, आप लोग बाइडेंटेट्स या डाइडेंटेट्स लिगेंड तो समझ ही गए होंगे कि वह लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को ओनली 2 इलेक्ट्रॉन पेयर या 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर करता हो, उसको क्या कहते हैं, डाइडेंटेट लिगेंड या बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक, तो बाइडेंटेट लिगेंड में लिख लीजिए, मैंने बता दिया है, आप लोग इसको समझ जाएगा, समझ के लिख लीजिएगा। ठीक, कि दोज लिगेंड विच कैन डोनेट ओनली 2 लोन पेयर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कॉल्ड बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड। ठीक, अब देखिए इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल पहला है EN। इसको क्या कहते हैं, इथाइलिन डाइएमीन ना, इथाइलिन डाइएमाइन। तो अब देखिए इसको इथाइलिन डाइएमीन, हम इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं, CH2 NH2 NH2। देखिए ये बाइडेंटेट लिगेंड है ना, तो इसमें ये नाइट्रोजन वो सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। ये देखिए
ये डोनेट किया, ये डोनेट किया, ये क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, ये क्या हो गया, इथाइलिन डायामीन। तो मैं इसको इसलिए फिगर बनाया हूँ कि आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि जो इथाइलिन डायामीन है, ईयन हमेशा कॉम्प्लेक्स में बना रहता है, वो क्या कहलाता है, वो मतलब कि ईयन कहलाता है, वो इथाइलिन डायामीन कहलाता है। ये वो क्या होता है, हमेशा बाइडेंटेट या डाइडेंटेट। लेकिन आपको हमेशा इसको पहचानना है, इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब दूसरा हमारा क्वेश्चन है, दूसरा हमारा एग्जांपल है, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, ग्लाई, इसको क्या हम पढ़ेंगे, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो -1 चार्ज। इसमें देखिए इसका एग्जांपल, इसका फिगर कैसे बनता है, देखिए स्ट्रक्चर मतलब CH2 NH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक, ये देखिए इसका N लोन पेयर N में होता है ना, तो वो ट्रांसफर कर देगा। ऑक्सीजन में भी लोन पेयर होता है ना, तो ये अपना सेंट्रल मेटल एटम को ट्रांसफर कर देगा। देखिए आप लोग 12th में हैं, इसलिए मैं लोन पेयर ऑक्सीजन में कितना होता है, नाइट्रोजन में कितना होता है, ये नहीं बताऊंगा। आपको अगर जानना हो तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 11th क्लास में जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको लोन पेयर आता है, मतलब कि लोन पेयर नाइट्रोजन में कितना होता है, ऑक्सीजन में कितना होता है, आपको बॉन्ड बनाना आता है, क्योंकि आप 12th क्लास में हैं। ठीक, तो देखिए ये ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर हो गया, ये भी क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है ना, बाइडेंटेट लिगेंड है। अब एक और है, एक और ये ईयन ग्लाइसिनेटो, एक एनसीईआरटी में क्या दिया है, ऑक्सलेटो। ये क्या है, ऑक्सलेटो। ठीक, इसमें इसका क्या होता है, C2O4-2 ना, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये क्या होता है, ऑक्सलेटो एनसीईआरटी में दिया है, ये दिया एनसीईआरटी में। ठीक, तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ये सब क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड। आपको डेंटिसिटी पता होना चाहिए, चार्ज पता होना चाहिए। ठीक, तभी आपका क्वेश्चन हो पाएगा। तो ये देखिए इसका स्ट्रक्चर, 2 चार्ज है ना, तो 2 ऑक्सीजन -4, ये इसको क्या, सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर, मतलब कि बाइडेंटेट है तो 2 लोन पेयर या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करेंगे। ठीक, देखिए आपको ये दोनों हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है। ठीक, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ये याद होना चाहिए बस। आपको ये डेंटिसिटी याद होना चाहिए कि कितना लोन पेयर डोनेट करता है, इसका भी डेंटिसिटी और चार्ज याद होना चाहिए। ठीक, इसको लिखिए, हम आपको ट्राइडेंटेट लिगेंड पढ़ाते हैं। आइए हम आपको बताते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। बहुत लोग सोच रहे होंगे ये क्या बता रहे हैं, लिगेंड बता रहा हूँ, हो जाएगी, आपको कभी नहीं समझ में आई होगी तो आज समझ में आएगी। ठीक, तो आप भी क्या पढ़ते हैं हम लोग, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। ट्राइडेंटेट लिगेंड्स क्या होता है, पहला हम इसका एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल लेते हैं, डाईईन, इसका मतलब होता है डाई इथाइलिन ट्राईएमीन। ठीक, इसका मतलब ये होता है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, NH CH2 का होल ट्वाइस, NH2 CH2 का होल ट्वाइस NH2। देखिए ट्राइडेंटेट है ना, तो ट्राइडेंटेट है तो ये अपना एक लोन पेयर, ये अपना एक लोन पेयर, ये अपना एक लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को प्रोवाइड करेंगे। ठीक, डोनेट करेंगे, तो ये क्या हो गया, ट्राइडेंटेट लिगेंड। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, पेंटाडेंटेट लिगेंड। यहाँ पे देखते हैं पेंटाडेंटेट लिगेंड, तो क्या देखते हैं, पेंटाडेंटेट लिगेंड दिख रहा है ना। देखिए पेंटाडेंटेट लिगेंड, पेंटाडेंटेट लिगेंड में क्या है, इसका एक ही सिंपल सा EDTA-3, इसका मतलब है इथाइलिन डायमीन टेट्राइमीन। ठीक, ये पेंटाडेंटेट लिगेंड है। और हम यहाँ पे एक और लिख देते हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड। ये वाला क्या होता है, हमारा एनसीईआरटी में भी दिया है ना, हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड क्या होता है, EDTA-4। देखिए ये पेंटाडेंटेट लिगेंड आपको पहचानना तो -3 होगा चार्ज, और हेक्साडेंटेट में क्या होगा, -4 होगा चार्ज। ठीक, देखिए इसका एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर ही बना है, N CH2
N NH C डबल बॉन्ड O माइनस, थोड़ा सही से बनाते हैं, N C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, इसका N CH C डबल बॉन्ड O माइनस, CH C डबल बॉन्ड O माइनस, CH C डबल बॉन्ड O माइनस, CH C डबल बॉन्ड O माइनस। देखिए ठीक है, इसको देखिएगा एनसीईआरटी में ऐसे ही बना है, ये डोनेट करता है, ये डोनेट करता है, ये डोनेट करता है, ये डोनेट करता है, ये भी डोनेट करता है, ये भी डोनेट करता है। देखिए 6 डोनेट कर दिया ना। देखिएगा इसको CH है कि क्या है, एनसीईआरटी में दिया है, आप इसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। शायद इसमें क्या है, CH2 है, ठीक, CH2 लिख देते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग इतना जानते रहिएगा कि EDTA-4 क्या होता है, EDTA-3 क्या होता है ना। अगर EDTA-4 है तो क्या हो जाएगा, हेक्साडेंटेट, ये EDTA-3 तो क्या हो जाएगा, पेंटाडेंटेट लिगेंड, ठीक। आप लोग इसको याद रखिएगा, अच्छे से जानते रहिएगा कि ट्राइडेंटेट लिगेंड क्या होता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड क्या होता है, पेंटाडेंटेट लिगेंड क्या होता है ना। ये सब याद रहेगा तो आपको बहुत इस चैप्टर को करने में आसानी होगी, ठीक। इसको नोट करिए, फिर आपको हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लिगेंड को एक तरह से और क्लासिफाई करते हैं, क्या, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर, ठीक। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर के हिसाब से लिगेंड्स दो प्रकार से बांटे गए हैं, समझ गए, नॉर्मल और क्लासिकल लिगेंड्स, दूसरा क्या है, नॉन क्लासिकल और पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर लिगेंड, ठीक। देखिए नॉर्मल और क्लासिकल लिगेंड से नॉर्मल ही होगा। इसमें देखिए क्या लिखा है, लिगेंड विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए क्या होता है कि जो लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है, समझ गए, तो वो क्या करता है, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। जैसे आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे करके कभी ऐसे करके बना होता है ना, तो ये क्या बनाता है, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। जैसे एग्जांपल हो गया F माइनस OH माइनस NH2 माइनस ETC वगैरह वगैरह। चलिए ठीक है, हमारा ये मेन इंपॉर्टेंट है, इसमें हमको सिनर्जिक इफेक्ट देखने को मिलेगा ना, सिनर्जिक बॉन्डिंग इसमें पढ़ेंगे। आपको आज सिनर्जिक बॉन्डिंग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है, आप लोग बस देखते रहिए। देखिए इसमें क्या लिखा है, नॉन क्लासिकल और पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर लिगेंड। इसमें क्या होता है, लिगेंड विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम एंड साइमल्टेनियसली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम सेंट्रल मेटल एटम थ्रू सिनर्जिक बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है कि पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड में, इसमें क्या होता है, जो लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट तो करता है सेंट्रल मेटल एटम को, लेकिन उसी के साथ साथ मतलब उसी समय क्या करता है कि ये सेंट्रल मेटल एटम की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपने मतलब कि अपने जो इसके वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं उसमें वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक। ये देखिए सिनर्जिक बॉन्डिंग, इसमें सिनर्जिक इफेक्ट होता है, सिनर्जिक इफेक्ट होता है हमारे, मतलब कि अभी ये देख लीजिए कि ये सिनर्जिक बॉन्डिंग कौन कौन लिगेंड शो करते हैं। तो इसमें देखिए CO NO+ हमारे एनसीईआरटी में तो केवल CO दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है, ठीक। तो हम इसको, ये न्यूट्रल लिगेंड होता था, इसको हम कार्बोमाइल पढ़ते थे, ठीक। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे एनसीईआरटी में दिया है तो हम इसको याद रखेंगे। और एक्स्ट्रा कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है तो NO+, CN- C6H6 C5H5 C2H4 होता है। इसमें क्या होता है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वैकेंट होते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है ना। तो कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, और कुछ लोग को हवा भी नहीं लगी होगी, ये इसको कभी देखे ही नहीं होंगे कुछ लोग। तो मैं इसको आज दिखाऊंगा थोड़ा सा, फिर जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो एकदम अच्छे से दिखा दूंगा, ठीक। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हमारा 12th बोर्ड है, 12th बोर्ड में सिनर्जिक बॉन्डिंग पूछा जाता है क्वेश्चन के फॉर्म में एक्सप्लेन करने के लिए, और नीट में तो ये पूछा ही जाता है, ठीक। इसलिए हमको इसको पढ़ना ही है। अब देखिए
सिनर्जिक बॉन्डिंग में ये पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है। याद करिए जब हम लोग 11th में थे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ते थे, समझ गए। उसमें क्या होता था, सिग्मा होता था, सिग्मा स्टार होता था, पाई होता था, पाई स्टार होता था। तो मैं वही बताऊंगा कि ये सिग्मा स्टार पाई स्टार इसका एनर्जी लेवल क्या है, ये कहाँ से आया है, इसको तो मैं बताऊंगा केमिकल बॉन्डिंग में। लेकिन जो हम इसकी मतलब कि इलेक्ट्रॉन उसमें फिल करेंगे उसको किस हिसाब से करते हैं मैं वो बता रहा हूँ, ठीक। उसका एनर्जी लेवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का किसी भी मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल लिखूंगा यहाँ पे, वो कैसे होता है तो थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, ठीक है। देखिए अगर किसी भी मॉलिक्यूल का, हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल लिखना है, अगर उसका एटॉमिक नंबर ना या प्रोटॉन नंबर 15 से ज़्यादा हो तो उसको कैसे लिखेंगे, ठीक। आप देखिए एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, ठीक। आपने 11th में बहुत ज़्यादा एटॉमिक नंबर पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो वही है कि एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर अगर 15 से ज़्यादा हो गए तो उसकी हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कैसे लिखते हैं, ठीक। तो मैं लिख के बताता हूँ। ये क्या हो गया, देखिए सिग्मा 1s है ना, सिग्मा स्टार 1s, ये क्या हो गया सिग्मा 2s, ये क्या हो गया सिग्मा स्टार 2s, समझ गए। आगे क्या हो गया सिग्मा 2pz, क्या हो गया पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, है ना। इन दोनों का मॉलिक्यूलर एनर्जी सेम होता है, ठीक। अब देखिए क्या था, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, ये क्या जाएगा सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार। ये देखिए हम लोग 11th में जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ते थे तो उसका मॉलिक्यूलर, एक तो एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ते थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ते थे। तो हम यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल कर रहे हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कैसे फिल किए जाते हैं, उनका एनर्जी लेवल क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ। देखिए जो सिग्मा 1s ये क्या है, ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो स्टार है ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक। अब देखिए अगर किसी भी मॉलिक्यूल का अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखते हैं, अगर उसका प्रोटॉन नंबर जो है, ये प्रोटॉन नंबर क्या है 15, मतलब 15 बोलते हैं, 15 भी बोल सकते हैं इसको, ये 15 के बराबर ये और 15 से लेस हो सकता है, ठीक। तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल क्या लिखते हैं, ठीक। तो मैं लिख के बताता हूँ क्या लिखते हैं। देखिए ये क्या हो गया सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ठीक। अब देखिए पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, है ना। अब देखिए सिग्मा 2pz, है ना। अब देखिए पाई स्टार 2pf इक्वल टू पाई स्टार 2py, ठीक। अब देखिए ये हो गया। अब क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pj। देखिए जब हम ये मतलब कि अगर एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर किसी भी मॉलिक्यूल का जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में करते थे तो उसमें अगर 15 या 15 से लेस है उसका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर, तो हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल ये था कि सबसे ज़्यादा उसका एनर्जी लेवल का हमने मतलब कि क्रम भी बताया है कि ये का है इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक। अब देखिए ये तो जान गए। तो हमारे एनसीईआरटी में सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या लिखा है, क्या लिया है कार्बोमाइल, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को इसमें दिखाया है। तो हम पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या देखते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, ठीक। तो यही देख लेते हैं नीचे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है इसका, ठीक। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का,
आप लोग पढ़े होंगे, इसका होता है 6, ऑक्सीजन कितना होता है 8, तो कितना हो जाएगा 6 + 8 = 14 ना। अब देखिए इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब हम देखेंगे, इसमें क्या होता है, कार्बन CO में क्या होता है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वैकेंट होता है ना। तो हम देखेंगे सही में पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वैकेंट है कि नहीं। तो देखिए ये 14 हो गया, 14 हो गया, तो हम इसको ये देखिए 15 या 15 से लेस है ना, तो हम इसी में भर देंगे। देखिए हम लोग जब एटॉमिक ऑर्बिटल का करते थे 11th क्लास में, तो हर एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन भरते थे ना, अपोजिट स्पिन में भरते थे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन भरते थे। अगर मेरी बातें आपको नहीं समझ में आ रही है तो 11th क्लास में आ जाएगी, आप चिंता मत करिए, पहले आप इस पे फोकस करिए, ठीक। वैसे आप 12th में पहुंच गए हैं तो ये सब बातें आप जानते होंगे। चलिए ठीक है, अब देखते हैं, ये 14 हो गया ना। देखिए हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम कितने बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। देखिए ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये देखिए इसमें 2 2 4 2 6 2 8 हो गए ना। देखिए इसमें एनर्जी बराबर है, इसमें पहले एक भरेंगे फिर एक भरेंगे ना, एक दोनों, पहले इसमें एक, फिर इसमें डायरेक्ट 2 नहीं भर सकते, पहले इसमें एक फिर इसमें एक, फिर इसमें दूसरा फिर इसमें दूसरा, मतलब इसमें हम ऐसे भरेंगे, ठीक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक। क्या जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और ये 2 14। देखिए आ गया ना। देखिए CO में कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। ये देखिए पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, मतलब कि जो स्टार होता है वो क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें स्टार नहीं होता वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर, मतलब कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये दोनों खाली, ये भी खाली है, लेकिन इसमें क्या, हम इसको अभी इसको कंसीडर कर रहे हैं, इसको, इसका काम है। तो क्या होता है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है, ठीक। आप अच्छे से देख लीजिए, हम जब 11th क्लास में थे तो बॉन्ड ऑर्डर का कोई फार्मूला पढ़ते थे, ठीक। थोड़ा याद करने की कोशिश करिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपॉन 2। अब देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए जिसमें स्टार नहीं लगा है उसको ही देखिएगा। जैसे देखिए 2 मतलब कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए इसमें भी स्टार लगा, स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, जिसमें स्टार नहीं लगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने हो गए, 10 माइनस, अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, देखिए 2 2 4। अब देखिए केवल स्टार वाले में केवल 2 ही है, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 2 4 ही है, ठीक। और ये सब तो खाली है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम, 10 - 4 अपॉन 2, 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 2 2 3 जा 6। इसका देखिए CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 3 आया। हम एकदम मेथड से निकाले हैं, वैसे हमको अगर 14 होता है किसी का एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर तो वो हमको याद ही रहता है, एक ट्रिक है, 3 होता है वो हमको पता ही होता है, लेकिन हम इस हिसाब से किए हैं, एकदम एक्सप्लेन करके किए हैं कि पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने होंगे, मतलब और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके हिसाब से हमने बॉन्ड ऑर्डर बताया है ना। ये इसलिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि आपकी अभी हम सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये सब जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो इसको नोट करिए, आप अच्छे से समझ गए होंगे तो मैं आप सिनर्जिक बॉन्डिंग अच्छे से बताऊंगा पूरा साफ करके, ठीक। नोट करिए आप लोग। अब देखिए हम सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ाते हैं कि सिनर्जिक बॉन्डिंग होता क्या है, उसको हम बताते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है कि ये देखिए हम हमारे एनसीईआरटी में क्या दिया है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या लिखा है, ये लिखा है सेंट्रल मेटल एटम ना, इसमें ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक। इसमें ये हो गया, ठीक। अब देखिए ये M है सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक।
इसमें एक इसका लोन पेयर है, ये सीओ क्या होता था, न्यूट्रल लिगेंड होता था, मोनोडेंटेट लिगेंड होता था ना, ये अपना लोन पेयर इसको देगा। ये देखिए इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होता है कि जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बामाइल जो ये लिगेंड है वो अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसको अपने पाई स्टार, अभी बताया था ना सीओ में पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वैकेंट होता है, तो उसमें वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट। तो सिनर्जिक इफेक्ट की वजह से इसका क्या नाम हो गया, सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, सीओ में क्या होता है, 14 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 14 इलेक्ट्रॉन तो हमने बताया था, प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला था ना कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपॉन 2। ठीक, इसका क्या था 10 - 4 अपॉन 2 मतलब 6/2। इसका क्या हो जाता था, 3 बॉन्ड ऑर्डर आता था, नहीं 3 बॉन्ड ऑर्डर आता था, इसका हमने याद कर लिया। ठीक, अब देखिए इसमें ये पाई बनाएगा, ये पाई 1 बनाएगा। ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये अपना इसमें क्या है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग वैकेंट है। इसमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड में सीओ में पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वैकेंट है। ठीक, देखिए वैकेंट है इसमें, तो क्या करता है ये अपना इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को प्रोवाइड करता है, फिर उसी समय ये इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब खींच लेता है। तो इसी मतलब की रिलेशन को, इसी इफेक्ट को क्या कहा गया, सिनर्जिक इफेक्ट कहा गया, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक, अब देखिए सिनर्जिक बॉन्डिंग के कारण सीओ में क्या इफेक्ट हुआ उसको बताते हैं ना। क्या इन सीओ बॉन्ड, ठीक, इसमें क्या इफेक्ट हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए व्हेन क्या हुआ, व्हेन नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम आयंस इंक्रीजेस। क्या कह रहा है, व्हेन नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम इंक्रीज। देखिए अगर ये सेंट्रल मेटल एटम में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, ठीक, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो क्या करेगा, मतलब कि ये ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये अपने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब ये खींच लेगा ना, ये यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, उसी समय इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसको मतलब खींच लेगा, मतलब रख लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक, इसी को हम लोग सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं। जब अब देखते हैं कि व्हेन नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम जब हम यहाँ इंक्रीज करते हैं तो इस सीओ बॉन्ड में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, सीओ बॉन्ड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो हमारा क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंक्रीजेस। ठीक, इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो खींचेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा। जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए बॉन्ड ऑर्डर में क्या इफेक्ट है, देखिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 4 था, बॉन्डिंग में 10 था, अगर ये वाला इंक्रीज हो गया, यहाँ पे अगर मान लीजिए 6 हो गया तो क्या हो जाएगा, 10 - 6/2 मतलब कि 4/2 अपन बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा। जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा घट जाएगा। ठीक, तो अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, जब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारा क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगा, जब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा तो ये बॉन्ड लेंथ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ
जब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। ठीक, आप लोग इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट यही पूछता है, यही नीट में या 12th में तो पूरा डिस्क्राइब करने के लिए दे सकता है, लेकिन मैं नीट और जेई के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि यही फोकस रखिए। अगर ये चीज़ आपको आ गया कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे घट रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे घट रहा है, बॉन्ड लेंथ कैसे बढ़ रही है, तो आपका इसमें क्वेश्चन कोई नहीं गलत होगा। ठीक, आप लोग इसको अच्छे से समझ जाइए। एक बार मैं और बता देता हूँ, देखिए सीओ बॉन्ड लेंथ, सीओ सिनर्जिक बॉन्डिंग में सीओ बॉन्ड में कैसे इफेक्ट पड़ेगा। देखिए जब हम नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज करते हैं तो जब नेगेटिव चार्ज इसमें इंक्रीज करेंगे तो ये अपने वैकेंट ऑर्बिटल में पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा। जब खींच लेगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस सीओ बॉन्ड में बढ़ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में जब बढ़ जाएगा तो जब इसका बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकालते थे ऐसे सिंपल 3 आता था, जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बढ़ जाएगा, मान लो 4 से 6 हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, मतलब ये घट जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर सीओ बॉन्ड का घट जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी घट जाएगा। जब बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक घट जाएगा और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। ठीक, अब देखिए एमसी बॉन्ड में क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम देखिए इन एमसी बॉन्ड, देखिए इन एमसी बॉन्ड मतलब कि मेटल ये कार्बन बॉन्ड में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, अगर वही चीज लिख देते हैं व्हेन, इसमें भी लिख देते हैं व्हेन नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम इंक्रीजेस, व्हेन नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, इसमें देखिए एक चीज नहीं बताया कि जब नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा सिनर्जिक बॉन्डिंग भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, सिनर्जिक बॉन्डिंग तो इंक्रीज होगी ना, तो इसीलिए सिनर्जिक कहते हैं ना कि अपना एक लोन पेयर इसको देगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको, ये इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा, तो इन्हीं दोनों प्रोसेस को तो हम सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं ना, सिनर्जिक इफेक्ट। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग और हो जाएगा और बढ़ जाएगा। ठीक, सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ जाएगा। देखिए अब इसमें देखिए व्हेन एमसी बॉन्ड में क्या इफेक्ट पड़ता है, मेटल कार्बन बॉन्ड में क्या इफेक्ट पड़ता है जब नेगेटिव चार्ज सेंट्रल मेटल एटम में इंक्रीज करते हैं। तो पहला हमारा हम जानते हैं कि सिनर्जिक बॉन्डिंग जो है इंक्रीज ही करेगी। ठीक, सिनर्जिक बॉन्डिंग तो इंक्रीज ही करेगी। अब देखिए जब इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो ये अपना लोन पेयर इसको देगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो मतलब कि ये दे रहा है ले भी रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा है, तो मतलब इन दोनों में काफ़ी लेना देना है, तो इनकी बॉन्डिंग जो है मजबूत होगी। तो क्या बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक, मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसमें क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा। जब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, क्योंकि जितना छोटा बॉन्ड होगा उतनी बॉन्ड ऑर्डर होगी। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। ठीक, आप लोग इसको अच्छे से देखिए और सिनर्जिक बॉन्डिंग को समझिए। मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, एक एक चीज़ आपको ध्यान रखा है कि एकदम आसानी से समझ में आए। इसके बावजूद भी नहीं समझ में आती तो इसको एक और बार देखिए, तो अगर 2-3 बार देखेंगे तो ये आपको रट जाएगा और फिर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी एकदम आसान लगेगी। ठीक, देखिए मैंने जितना पढ़ाया है आप लोग एक बार एनसीईआरटी देखिएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल एनसीईआरटी समझ में आएगी, क्योंकि मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। और जितने मैंने एग्जाम्पल लिगेंड्स के लिखे हैं एनसीईआरटी में जितना है उतना ही याद करिएगा, मैंने कुछ ज़्यादा लिखाया है उसको इग्नोर करिएगा। ठीक, और जितना एनसीईआरटी में लिखा है उतना ही आप लोग याद करिएगा। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे कि सिनर्जिक बॉन्डिंग का क्वेश्चन कैसे आता है ना। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, इसको हम एक क्वेश्चन देके बताते हैं। मान लीजिए ये M है, ये COX, ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज ना, एक ये है M, 0 चार्ज है इस पे, COX ना, इसमें भी 0 चार्ज होगा। चलिए ठीक है।
अब देखिए अब क्या लिखा है, M-1 CO X, इस पे भी माइनस चार्ज होगा। ठीक, अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन, ठीक, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए इसमें आप लोग बताइए कि इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग किसमें ज़्यादा होगी। तो मैंने बताया था कि ये देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज है, सेंट्रल मेटल एटम प्लस चार्ज है, यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे माइनस है। तो मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी। जब सिनर्जिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी, सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो उसी के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ चेंज होता रहेगा। ठीक, अब देखिए ये प्लस चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, इसमें पॉजिटिव में है। ठीक, अब इसमें देखिए ये न्यूट्रल है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें माइनस में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो ये सिनर्जिक बॉन्डिंग भी इंक्रीज होगी। ठीक, इधर जाएंगे इधर से जाएंगे तो सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसी के हिसाब से CO बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, MC बॉन्ड ऑर्डर मतलब CO बॉन्ड लेंथ क्या होगा, MC बॉन्ड लेंथ क्या होगा, उसी के हिसाब से आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक, मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया, यही बता दिया कि इसका क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कंपटीशन में। और अगर बोर्ड वाले होंगे तो आप लोग इसको समझ के NCERT पढ़िएगा। NCERT में जो थ्योरी लिखी है आपको बिल्कुल समझ में आएगी। और अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग बोर्ड में पूछ लिया तो आप लोग NCERT की थ्योरी आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि वो आपको आसानी से आ जाएगी। ठीक, मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ाया है, आप लोग इसको अच्छे से देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि हमको क्या पढ़ना है। जब आप लोग बताएंगे क्या पढ़ना है तभी मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो अपने मन से कुछ भी पढ़ाता रहूँगा, फिर मुझे पता नहीं रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। अगर आप लोग इसी तरह कमेंट करके बताते रहें कि हमको ये टॉपिक पढ़ना है तो उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा। ठीक, तो थैंक यू।